देने जा रहे हो, जरा इस पे बात करते हैं। शुरू करें, ठीक है, ओजांग की स्टाइल में। तो तुम्हारा पेपर 1 का जो सिलेबस एनालिसिस है, पेपर 1 को हम लोग बोलते हैं सामाजिक मुद्दे या सोशल इश्यूज। सामाजिक मुद्दे, इश्यूज, सोशल इश्यूज, ठीक है। बड़े ध्यान से समझते जाना, मजा आएगा। सवाल है कि समाज क्या है, सोशल क्या है, ठीक है, सोशल क्या है, समाज का हिस्सा क्या है, इशू क्या है। इशू जरा अंदाजा लगाओ, मेरे साथ समझने की कोशिश करो, एक एक शब्द को समझो। यूपीएससी ने इसको क्यों रखा है? एग्जाम कौन सा देने जा रहे हो? यूपीएससी का। क्या बनोगे? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। कहां काम करना होगा? सोसाइटी में काम करना होगा। किसके लिए काम करना होगा? सोसाइटी के लिए काम करना होगा, इसी समाज के लिए काम करना होगा। जब तुम कुछ काम करने जाओगे, विरोध कौन करेगा? ये समाज करेगा। समर्थन कौन करेगा? ये समाज करेगा। रेजिस्टेंस कौन करेगा? ये समाज करेगा। जब तुम जाकर किसी से को समझाओगे, देखो इस बेटी को पढ़ने दो, इसकी शादी मत करना 18 से पहले, तो तुम्हारे सामने ऐसे करेगा, हट, बाप दादाओं के जमाने से लड़की को पढ़ाएंगे, कहां से दहेज लेकर आएंगे? अरे 12-13 साल की होने दो, अभी शादी कर देते हैं। तुम डीएम हो, बैठो मेरे साथ, सोचो, तुम डीएम हो, सरकार ने कहा है बालिका वधू नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में है, हमारे लिए बहुत, हमारे डीपीएसपी का पार्ट है कि लड़की को पढ़ने का हक होना चाहिए। लड़का और लड़की में हमने अंतर नहीं किया। हमारे संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के मर्द, हम भारत की औरतें नहीं। तो मौका तो है उसके पास, संविधान प्रदत्त अधिकार है उसके पास। संविधान ने तो अधिकार दे दिया, समाज अधिकार क्यों नहीं दे रहा है? समाज ने कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून तो बना दिया, समाज उस कानून को लागू क्यों नहीं होने दे रहा है? उसकी मान्यताएं, उसकी रूढ़ियां, उसकी सोच, उसकी मजबूरियां। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा, एक वास्तविक सत्य है। मां बाप सोचते हैं कि लड़की ज्यादा उम्र की हो जाएगी, ज्यादा पढ़ेगी तो उसके लिए रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता मिलेगा तो उसको देने के लिए दहेज नहीं होगा। यह आज हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। हम इसको लाख कुरीति कहें, लाख कानून बना ले, लेकिन आप भी और हम भी जानते हैं कि यह प्रैक्टिस में है। अब जरा मामले की गहराई समझो, अब जरा मामले की गहराई समझो और समझो कि कैसे तुम्हारे सामने चैलेंज आ रहा है। तुम डीएम हो, सरकार ने कहा तुम्हारे जिले में एक भी बच्ची की कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार है, और कम से कम उनका शरीर तो विकसित हो पाए, वो मन और शरीर से विकसित हो पाए, 18 साल से पहले शादी नहीं। अब तुम पहुंचे, यूथ हो, परिवर्तन की आग है तुम्हारे अंदर, लेकिन समाज का रंगमंच उस संविधान की किताब से अलग चलता है। ये समाज जो है, इसकी जमीन उतनी पथरीली नहीं, यहां दलदल है, पैर रखोगे धंस जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गए। तुम आए, तुमने कहा, बड़ी बड़ी बातें की, ये रहा लॉ, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, तुम मत करो, उसने विरोध करना शुरू कर दिया। तुमने कड़ाई की, समाज इकट्ठा हो गया। भारत में यह समाज क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, नेतागिरी, राजनीतिक रुझान खड़ा हो गया। तुम्हारे पतले फूके जाने लगे, अरे ये डीएम अत्याचारी है, तो झूठा केस तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर ही बात आ गई। तुम तो चले थे सामाजिक परिवर्तन करने, तुम्हारे ऊपर ही क्वेश्चन उठा दिया। नेता आके इकट्ठा हो गए, धरना दिया जाने लगा। तुम्हारी जो है वो क्या हुआ, लोकतंत्र है ये, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, तुम लाठी नहीं चला सकते, तुम्हारा ही पुतला बना के उस पर पत्थर फेंके, जूते फेंके जाने लगे। तुम सोच रहे होगे, अरे मैं तो संविधान के अंतर्गत जो बात कही गई है, जो सरकार ने आदेश दिया, मैं उसको पूरा कराने निकला था, और यह बिल्कुल सही बात है कि उस बच्ची को भी उस लड़के के बराबर पढ़ने का हक मिलना चाहिए था। क्या गलत है? हम तुम क्लास में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तुम डीएम बनकर उतरोगे तो इसी समाज का तुम विरोध करोगे। जिस समाज को तुम बदलने चले हो वही तुम्हारा विरोध करेगा, तुम्हारे सर्वनाश के पीछे लग जाएगा। कोई एक लालची नेता आएगा, वो अपने ग्रुप के लोगों को, अपने समूह के लोगों को इकट्ठा करेगा, तुम्हारी जो है ऐसी तैसी करना शुरू कर देगा। अब तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, एक बहुत बड़ा एथिकल युद्ध शुरू हो जाएगा, एक बहुत बड़ा नीतिगत युद्ध शुरू हो जाएगा। एक तरफ दबाव होगा और एक तरफ तुम्हारे कर्तव्य होंगे, और बीच में तुम होगे। चक्की चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्ति तो पीस के खत्म कर दिया जाएगा। एक तरफ वो दबाव, एक तरफ कर्तव्य। कर्तव्य से विमुख होता हूं तो अपना चेहरा नहीं देख सकता, और उस दबाव में आ जाता हूं तो परिवर्तन नहीं कर सकता। कहां जाऊं, क्या करूं,
ऐसी कंडीशन में व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं। जो परिवर्तन के लिए एडमेंट होते हैं, करना है तो करना है, मेरा कंसेंट कह रहा है ये सही है, उस बच्ची को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, 18 साल से कम उम्र उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे संसार मेरा विरोधी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो विरोध से टकराता नहीं है, वो विरोध के बीच में से रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि टकराने वाला योद्धा होता है। आईएएस ऑफिसर को सिखाया जाता है कैसे तुम विरोध से भी रास्ता निकाल लेते हो, बिना किसी को डिस्टर्ब किए भी अपनी बात मनवा लेते हो। जो उसकी कला होती है बातचीत की, कि वो दुश्मनों से भी क्या करवा देता है, हामी भरवा लेता है। यही कला ही तो यूपीएससी की कला है। तो ये जो विरोध का रंगमंच है वो तुम्हारा समाज है। ये जहां पर भी विरोध होगा ये तुम्हारे समाज में होगा। तो इसको समझने का नजरिया बड़ा जरूरी। तो यूपीएससी सिलेबस में पहली बात क्या करता है, शुरुआत करते हैं, कहता है ये जो रंगमंच है, जहां विभाजन है, जहां फॉल्ट लाइन है, जहां आदमी मानव तो है लेकिन इस पहनावे पे भी क्या हो जाता है, इस पहनावे पे भी विभाजन है, इस बोलने पर भी विभाजन है, खाने पे विभाजन है, पूजा पद्धति इबादत पे भी विभाजन है, जातियों पे विभाजन है। कल का पेपर की हेडलाइन उठा के देख लो, पूरा देश इस समय परेशान घूम रहा है, पूरा देश परेशान घूम रहा। बोलो हां या ना। सफाई देनी पड़ गई आज जो है वो संघ प्रमुख के बयान पे, हां या ना, मुझे बताओ। पढ़ा, पूरे देश में बवाल चल रहा है। सही कौन है और गलत कौन है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। इस देश में तो ऐसी हालत है कि तुम सही भी नहीं बोल पाते हो, गलत की तो खैर बात छोड़ दो, सही बोलना भी मुश्किल है। तो अब ऐसी कंडीशन में सवाल है कि तुम्हारे सामने यूपीएससी क्या रखेगा इस सिलेबस में। अंदाजा लगा लो, तुम्हारे सामने रखेगा मुद्दे। मुद्दे मुद्दे क्या होते हैं, मुद्दे गर्म होते हैं। मुद्दे वो होते हैं जिनका समाधान खोजना एक दूरदृष्टि की बात होती है। घटनाएं सामने होती हैं, घटनाएं सामने होती हैं। कल जो संघ प्रमुख ने बात कही वो घटना थी, लेकिन उस बात के पीछे जो तर्क है वो मुद्दा है। जो बात कही वो घटना है, लेकिन उस घटना के पीछे जो सही और गलत को जांचने की प्रकृति वो मुद्दा है। ये बात आप समझ के रखना। तो यूपीएससी कहता है क्या तुम मुद्दों को पकड़ सकते हो, अगर हां तो आ जाओ। तो मुद्दे क्या होते हैं, मुद्दों में सही और गलत की राय रखना बड़ा गलत। अब जरा मुझे बताओ, कल जो उन्होंने बात कही पूरे देश में बवाल मच गया, हां या ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अखबार। अडानी वाले केस में कोई कह रहे सब पैसे लेके भाग गया, कुछ लोग कह रहे हैं हिंडनबर्ग ने भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। तो ये क्या है, ये मुद्दा है। अब मुद्दे में तुम कहां अपनी राय रखोगे, इस मुद्दे में वही रहेगा जो विश्लेषण करने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर एनालिसिस पावर होती है। यह बात ध्यान रखना। यानी वो चीजें जो सीधी सीधी नहीं है, यानी वो चीजें जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य और दबाव के बीच में ले जाके खड़ा करती है, वो मुद्दे कहलाते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इसी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इसी चीज के लिए बनाया गया है कि स्टूडेंट के सामने वो पासा फेंक देते हैं कि भैया सीधी सीधी नहीं करना है। हमें आदत होती है यूनिवर्सिटी में घटनाएं पढ़ने की, घटनाओं के बारे में वर्णन करने की, इवेंट्स के बारे में। और यूपीएससी ने सीधे सीधे सिलेबस की पहली लाइन रखी सोशल इशू, यानी इस समाज में जो ये अजीबोगरीब कैरेक्टर के लोग हैं। कोई कह रहा है एक बिरादर में शादियों पे मार दो, अपनी बेटी को मार दिया, ऑनर किलिंग। बोलो नहीं होता है, नहीं होता है। लड़का लड़की दोनों उसी की संतान है। लड़की बाहर, क्या लड़की कैसे जाएगी स्कूल, हमारी छोरी ना पढ़े, लड़की अंदर बैठेगी, हां या ना। गलत है, समाज में नहीं हो रहा है। लड़की ने कहा बाबूजी मैं भी आईएएस बनना चाहती हूं, पढ़ना चाहती हूं। और जा बेटी तेरा पति पढ़ाएगा। अच्छा, बाप तुम हो, पैदा तुमने किया है, पति पढ़ाएगा। पति के घर बेचारी इसी उम्मीद से गई कि हाथ वाथ जोड़ लेंगे और हमें आगे पढ़ने का मौका दे देगा। तो सास आके बैठ गई, बोली ना बेटी, हमारे घर में छोरियां जो है वो बाहर नहीं निकलती, हमारे यहां लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। ले हो गया काम खत्म। पहले बाप ने साथ नहीं दिया, पति साथ नहीं दे रहा है। पूरी जिंदगी उसने क्या किया, अपने आप को उन समझौतों के साथ डाल दिया, उन किताबों को कहीं संदूक के नीचे डाल दिया कि कभी आंख के सामने पड़े ही ना। कहीं पता चला इन जले हुए सपनों की जो गंध है वो आंखों में बड़ी चुभेगी।
तो ये जले हुए सपने जो है ना, उसको वो दफना देती है बड़ी सहूलियत से। फिर किसी दिन वो पुराना संदूक खोलते हुए, वो बच्चों के जो है वो नैपकिन को निकालते हुए कभी वो आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं आ पाते, वो अंदर ही अंदर चले जाते हैं। औरतों के साथ बड़ी अजीब विडंबना है, बड़ी अजीब ताकत दे रखी है। हमारे तुम्हारे आंसू निकलते तो बाहर आते हैं, इन्हें तो अपने आंसू भी जब्त करना आता है कि वो अंदर ही चले जाते हैं। घुटन सारी अंदर चली जाती है, और इनकी घुटन सपनों की घुटन होती है। ये हमारे तुम्हारी तरह सपने देखे, लेकिन वो अंदर ही घुट जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है हमारे जीवन में। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना क्यों है? तुम्हें ऑफिसर बनना क्यों है? तुम अच्छी वाली कॉर्पोरेट नौकरी करो, बढ़िया मस्त पैकेज उठाओ, 5 दिन जॉब करो, 2 दिन मेट्रो में घूमो, मॉल्स में घूमो, क्रेडिट कार्ड वाली लाइफ लो, चिल करो दोस्तों के साथ यार, चिल करो दोस्तों के साथ। क्या तुम्हें मना है? लेकिन नहीं, तुमने क्या चुना है? तुमने चुना है सिविल सेवा। क्यों चुना? परिवर्तन की तुम्हारे अंदर एक कहीं ना कहीं चिंगारी है। तो जो परिवर्तन की बात आ रही है, परिवर्तन किसे कहते हैं? मैं यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता हूं, कई बार मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। मैं इसमें बदलाव चाहता हूं। तो जो बदलाव चाहते हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक, मैं बदलाव को स्वीकार कर, मैं जो है यथास्थिति को स्वीकार कर लेता हूं, मैं बदलाव चाहता हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों के दर्द को मैं समझ पाता हूं, तो अगर मैं समझ पाता हूं तो मैं उसमें बदलाव करूंगा। पर सवाल यह है कि वो बदलाव मेरी समझ में कितना आ रहा है, और जब मैं बदलाव करने जाऊंगा, जो संघर्ष होगा, मैं उस संघर्ष को डील कर पाऊंगा या नहीं डील कर पाऊंगा? जब मेरा विरोध होगा तो मैं उसको डील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और जो इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लेता है, इस सर्विस में मस्त रहता है। अदरवाइज आईएएस बनने के बाद भी एक दिन वो कई बार सर्विस रिवॉल्वर से, कई बार फंदे पे, और कई बार नहीं भी जी भी रहा है तो बीपी की गोलियां खा के, क्योंकि वहां उसके सामने यही प्रश्न आता है। आए तो तुम परिवर्तन करने थे, और समाज के जब दबाव पड़ रहे हैं तो तुम झेल नहीं पा रहे हो। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, वो मुद्दों को समझने की कोशिश करो, और मुद्दों को समझने के लिए आंख और दिमाग दोनों खोलना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमने आंख खोल के सिलेबस पढ़ लिया, हम आईएएस बन गए, अब सारा मटीरियल हमारे अंदर ना, वो कह रहा दिमाग भी खोलो और उसके लिए सिचुएशन में डालो। मुद्दे समझने के लिए सबसे पहले क्या हो, सिचुएशन में डाल दो खुद को। देखो तुम्हारे आसपास उसी रंगमंच पे बात हो रही है, उसी स्टेज पे सारा खेल हो रहा है, सारे एक्टर्स तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। अब इसके साथ अपनी बात करो। तो जब ये विजन तुम्हारे पास होगा, तो इस तैयारी में आने वाली जितनी मुश्किलें हैं वो सब तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। क्योंकि जब हम किसी ध्येय के लिए काम करते हैं, जब हम किसी मकसद के लिए काम करते हैं, तो हमारी मुश्किलें छोटी हो जाती। आज तुम्हारे सामने मुश्किल हो गया है, सुबह उठा नहीं जाता, मन भटकता है, दोस्त डिस्टर्ब करते हैं, फोन की लत लगी हुई है, सर ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता। क्या कह रहे हो तुम? तुमने कभी सोचा कि तुम ये क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है। तुम शायद स्वयं के लिए करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब स्वयं के लिए करने की कोशिश करोगे, तो स्वयं के लिए आराम भी करोगे, स्वयं के लिए मस्ती भी करोगे, स्वयं के लिए वेब सीरीज भी देखोगे, स्वयं के लिए चैट भी करोगे, क्या फर्क पड़ता है? पर सवाल तो कुछ और है। सवाल है दूसरों के लिए करने का, सवाल है मकसद के लिए करने का। तो जब कोई मकसद तुम्हें ड्रैग करता है, जब तुम्हें कोई पर्पस ड्रैग करता है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजें छोटी हो जाती, क्योंकि मकसद आहुति मांगता है। एक सैनिक को पता होता है सामने गोलियां आ रही, प्राण भी जा सकते हैं, उसका परिवार, उसका बच्चा, पिक्चरों में देखा ना, वो पर्स निकालकर अपनी बीवी की फोटो देखते हुए गाने गाता है, उसको भी उतना ही दर्द है, उसको भी उतना ही बिछड़ने का दुख है।